नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो विषय है हमारा वह है PR 308 ऑफसेट लिथो मशीनिंग की शीट फेड यूनिट का यूनिट संख्या 1 का इंकिंग सिस्टम स्याही वितरण व्यवस्था। स्याही व्यवस्था क्या होती है? शीट फेड ऑफसेट मशीन में जो स्याही व्यवस्था है उसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसा प्रथम है इंक स्टोरेज एंड सप्लाई, यानी कि स्याही का भंडारण एवं पूर्ति। दूसरा है इंक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि स्याही की वितरण व्यवस्था। और तीसरा पार्ट है फॉर्म रोलर्स, यानी कि प्लेट पर इंक लगाने वाले स्याही के रोलर, इंक रोलर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक स्टोरेज एंड सप्लाई की। किसी भी प्रिंटिंग मशीन में इंकिंग सिस्टम का पहला भाग स्याही का एक स्टोरेज होता है, जिसमें कुछ मात्रा में स्याही को स्टोर करके रखा जाता है। इस स्थान को हम इंक डक्ट या इंक फाउंटेन के नाम से जानते हैं। स्याही के डब्बे में से स्याही को निकालकर इसमें रखा जाता है। एक बार इंक डक्ट को भरने के बाद मुद्रण कार्य में स्याही की आवश्यकता अनुसार काफ़ी देर तक स्याही कंज्यूम होती रहती है। ऑफसेट इंक की जो होती है स्याही दान में भरी हुई या इंक डक्ट में भरी हुई, वो गाढ़ी पेस्ट के समान होती है, विस्कोसिटी काफ़ी अधिक होती है। अब इस स्याही भंडारण और सप्लाई के जो मुख्य पार्ट है, जो मुख्य अंग है, उसमें सबसे पहला है डक्ट प्लेट। यह एक लचीली स्टील की प्लेट होती है जो डक्ट रोलर से लगभग 50 डिग्री के कोण पर स्पर्श करती हुई लगी रहती है। इंक डक्ट में भरी हुई इंक इसी प्लेट पर रखी जाती है। इस डक्ट प्लेट को डक्ट ब्लेड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो एज होती है बहुत ही पतली और धारदार होती है। ये जो एज है इसी को डक्ट रोलर, यानी कि इंक डक्ट के अंदर जो फर्स्ट रोलर जो लगा हुआ होता है, जो कि चित्र में आपको नंबर 1 से दिखाई दे रहा है, जिस पे सीरियल नंबर 1 लिखा हुआ है, उससे टच करते हुए, स्पर्श करते हुए सेट किया जाता है। जो इंक डक्ट से इंक का फ्लो होता है वो इस डक्ट रोलर और इस ब्लेड के मध्य जो जगह छोड़ी जाती है उसके बीच में से होता है। अब इस इंक डक्ट की और इंक डक्ट ब्लेड की दोनों के मध्य की दूरी को कम ज़्यादा करने के लिए स्क्रू लगे होते हैं, जिसे हम इंक स्क्रू कहते हैं। स्क्रू टाइट करने पर दोनों के मध्य में जगह बिल्कुल कम हो जाती है और इंक डक्ट ब्लेड डक्ट रोलर से टच हो जाती है, और लूज़ करने पर दोनों के मध्य बीच में जगह बन जाती है और इंक का फ्लो आगे की ओर होने लगता है। इसके बाद का अन्य जो आपका दूसरा पार्ट है वह इंक सेटिंग स्क्रू है। इसे इंक की कुंजी यानी इंक कीज भी कहा जाता है। यह इंक कीज पूरी इंक डक्ट की लंबाई में समान दूरी पर लगे रहते हैं। लगभग दो इंक कीज के मध्य की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। डक्ट प्लेट और डक्ट रोलर का जो स्पर्श है, जो टच है, जो अंतर है, वो इन्हीं सेटिंग स्क्रू द्वारा एडजस्टमेंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट आपका बिंदु है वो है डक्ट रोलर, जो तीसरा पार्ट है। जैसा मैंने पहले समझाया, डक्ट रोलर इंक डक्ट में लगा हुआ फर्स्ट रोलर होता है।
ये एक स्टील का रोलर होता है। डक्ट रोलर डक्ट प्लेट दोनों मिलकर एक तरह का स्टोरेज टैंक का निर्माण करते हैं जिसमें कि स्याही भरी रहती है। डक्ट रोलर प्लेट से नीचे की ओर घूमता है और उसके ऊपर स्याही की एक समतल सतह लग जाती है। डक्ट रोलर पर बनी स्याही की सतह की मोटाई यानी इंक फिल्म की थिकनेस प्लेट और डक्ट रोलर के मध्य, प्लेट यहाँ पर है इंक ब्लेड वाली या इंक प्लेट, डक्ट प्लेट या डक्ट ब्लेड के मध्य स्याही की चाबियों यानी कि इंक कीज के बीच की जो दूरी आपने सेट की है उसके अकॉर्डिंग इस डक्ट रोलर पर इंक फिल्म बनेगी। यदि दूरी अधिक है तो मोटी इंक फिल्म बनेगी और दूरी कम है तो पतली इंक फिल्म बनेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु है वो रैचेट एंड पॉल। ये एक विशेष आकृति का बना हुआ छोटा सा गियर होता है जिसे हम रैचेट कहते हैं और उसके ऊपर एक पॉल लगा हुआ होता है। सामान्यतः रैचेट और पॉल में ये गियर पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद गियर को वापस बैक आने से रोकता है और पॉल उसमें फंस जाता है। जब आपको डक्ट रोलर को इंक डक्ट के अंदर घुमाना होता है तब इस रैचेट और पॉल मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमारे पास इस पॉल को लगाना और इसको उससे रैचेट से अलग करना, दोनों ऑप्शन से हम डक्ट रोलर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, या तो वो चलेगा या फिर उसको बंद कर सकते हैं। अगला पार्ट है इंक एजिटेटर। इंक डक्ट में लगा हुआ एक एजिटेटर नाम का पार्ट होता है जो कि पूरे ही इंक डक्ट में दाएं से बाएं बाएं से दाएं घूमता रहता है और इसका एक सिरा इंक डक्ट के अंदर होता है जिसका मुख्य कार्य इंक को इंक डक्ट में जमने से रोकना है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे पूरी इंक डक्ट में हम एक अंगुली को एक तरफ से डालकर दूसरी तरफ खींचते हुए लिया है, उससे वो इंक पूरी रोटेट हो जाएगी, चिपकेगी नहीं। ये कार्य इस एजिटेटर का होता है। इसके बाद है डक्ट डिवाइडर। मान लीजिए मेरी जो मशीन है वो 20 इंच तक की चौड़ाई में प्रिंट कर सकती है, लेकिन मेरे पास जो अभी जॉब है वो मुझे सिर्फ 5 इंच तक जॉब को प्रिंट करना है। तो मैं इस डिवाइडर से पूरी इंक डक्ट की लंबाई को थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। 2 प्लेटें लगा दूंगा साइड में, बीच में जहाँ पे मुझे करना है, और उसके बीच में वो इंक भर दूंगा। तो इससे मेरी पूरी इंक जो इंक डक्ट में फैलने से बच जाएगी और कम इंक में ही मेरा कार्य हो जाएगा। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि हम 2 से अधिक इंक डक्ट का इंक डिवाइडर का प्रयोग करके अलग अलग इंक भरते हैं और एक पूरा कागज प्रिंट करें तो एक तरफ एक अलग प्रिंट होगा, दूसरी तरफ अलग इंक प्रिंट होगी, तीसरी तरफ अलग प्रिंट होगी। अंतिम भाग जो है इसका वो है इंक फीड वाइब्रेटर या ऑसिलेटर। सामान्यतः इसे वाइब्रेटर रोलर कहा जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोल घूमने के बजाय इधर उधर वाइब्रेट भी होता रहता है। यह रोलर डक्ट रोलर से इंक लेता है और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन रोलर को ट्रांसफर कर देता है। ऐसा करने के लिए इस डक्ट रोलर को फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन रोलर और इंक डक्ट रोलर दोनों के बीच में इस वाइब्रेटर को इधर उधर घूमना पड़ता है। ऐसा करने से जो इंक की लेयर है वो समान मात्रा में पूरे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन रोलर पे समान मात्रा और समान थिकनेस में डिवाइड हो जाती है। वाइब्रेटर रोलर और डक्ट रोलर के बीच में जो स्पर्श होता है, जो गैप होता है, वो इंप्रेशन के लिए बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है इंक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अंतर्गत वे रोलर आते हैं जिनका प्रयोग स्याही को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है, इंक डक्ट से लेकर प्लेट सिलेंडर के प्लेट रोलर्स तक। इस तकनीक के द्वारा स्याही के पार्टिकल यानी कि पिगमेंट के पार्टिकल्स टूटकर फैलते हैं और इनका एक समान लेयर में इंक फिल्म बनना शुरू हो जाता है रोलर्स के ऊपर।
सामान्यतः इंक के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ खासियत या कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि उसमें होनी चाहिए। जैसा इंक डिस्ट्रीब्यूशन रोलर के रोलरों व इंक ड्रम के द्वारा इंक को अधिक से अधिक उसकी मिलिंग यानी कि पिसाई होनी चाहिए। इंक डक्ट द्वारा बनाई गई इंक फिल्म। दूसरा बिंदु, इंक डक्ट द्वारा बनाई जा रही स्याही की पट्टियां यानी कि इंक फिल्म को प्रभावशाली ढंग से उसे समान कर देना चाहिए। तीसरा बिंदु, विभिन्न व्यास वाले रोलर स्याही का अच्छा वितरण करते हैं, यानी कि अगर आप इंकिंग सिस्टम में जैसा कि चित्र में दिख रहा है अलग अलग डायमीटर के रोलर्स यूज़ करेंगे तो उससे इंक की मिलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। ऑसिलेटिंग सिद्धांत वाले रोलर व ड्रम स्याही की इंक की अच्छी तरह मिलिंग करते हैं इस, और जो इंक डक्ट के द्वारा बनाई जा रही इंक फिल्म की जो पट्टियां हैं उसको भी अच्छी तरह वो समान कर देते हैं। रिपीट और घोस्ट जैसे जो प्रिंटिंग डिफेक्ट्स आते हैं इंक रोलर्स के थ्रू उसको दूर करने की उस इंकिंग व्यवस्था में अच्छी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। स्याही का इंक का सभी रोलरों में समान रूप से वितरण और समान रूप से आपूर्ति कंटिन्यूस होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्लेट सिलेंडर को उसके प्रत्येक सरकमफ्रेंस प्रत्येक रिवॉल्वेशन में यानी कि एक चक्कर पर सभी वितरक रोलरों द्वारा नई की बिल्कुल फ्रेश इंक की जो सप्लाई है ये बिल्कुल सुनिश्चित होना आवश्यक है। ये कुछ बिंदु थे जो कि आपके बढ़िया या करेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं इंक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। इसके अलावा कुछ और बिंदु और हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रोलर सिस्टम में फाइबर या स्टील या रबर रोलर एक दूसरे के बाद लगे हुए होने चाहिए। इससे मतलब ये है कि एक तरफ थोड़ा हार्ड होगा फिर अगला थोड़ा सॉफ्ट होगा फिर और थोड़ा सॉफ्ट होगा, ऐसे मतलब एक जैसे रोलर एक के बाद एक नहीं होने चाहिए। जैसे स्टील के रोलर है और वो भी दूसरे किसी को इंक ट्रांसफ़र कर रहा है वो भी स्टील का या फाइबर का रोलर हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोलरों पर अधिक तापमान या अधिक घर्षण का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और सभी रोलरों की जो गति है वो प्लेट सिलेंडर के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब जो इसके अंदर इंक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो मशीनों में पाए जाते हैं या लगाए जाते हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला ड्रम सिस्टम और दूसरा है मल्टी रूम सिस्टम। ड्रम सिस्टम में इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक रबड़ का बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, रबड़ चढ़ा हुआ सिलेंड्रिकल ड्रम होता है मेटल का जिस पे रबड़ चढ़ा हुआ होता है, जिसका डायमीटर भी काफ़ी बड़ा होता है। इसके कारण क्या होता है, इसके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्याही लग जाती है और बहुत ही स्याही का एक अलग से स्टोरेज हो जाता है, इतना बड़ा इसका डायमीटर होता है। और बाकी जो छोटे डायमीटर के रोलर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन रोलर प्लेट रोलर के रूप में कार्य करते हैं। छोटे आकार की जो ऑफसेट मशीन होती है उसमें ये नॉर्मली ड्रम सिस्टम हम काम में लेते हैं। इसके बाद जो मल्टी रोल सिस्टम है सेकंड, ये बहुत ही आजकल की सभी मशीनों में इसी का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस प्रकार के इंकिंग सिस्टम में विभिन्न अलग अलग नाप के बहुत सारे रोलर लगे हुए होते हैं, जिसमें से स्टील का भी रबड़ होगा, रबड़ का भी रोलर होगा, स्टील का भी होगा। एक इनका क्रम यानी कि ट्रेन होता है पूरा का पूरा। ये जो सिस्टम है ये घोस्टिंग या आपकी रिपीटेशन, ये जो जो दोष आते हैं इंकिंग सिस्टम में उसको दूर करने के लिए काफ़ी सहायक होता है। इसमें जैसे अब जो रोलर हैं वो जो है हम उसके बाद में बात करेंगे। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन रोलर पहला रोलर है, ये स्टील का रोलर होता है जो इंक फीड के साथ सबसे पहले आपका इंक प्राप्त करता है। उसके बाद ये ऑक्सीलेटिंग वाली प्रक्रिया भी करता रहता है, यानी कि अपने स्थान पे दाएं से बाएं भी घूमता है और गोल भी घूमता है। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रोलर, ये भी इनकी एक ट्रेन होती है बाकायदा पूरी। ये भी स्टील के प्रथम जो आपका क्या कहते हैं रबड़ रोलर है, स्टील के रोलर, इन सब आपस में स्पर्श होते हुए ये रोलर चलते हैं। जैसा कि चित्र में बता रहा हूँ आपको, चित्र में आप देखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रोलर हैं 3-5 नंबर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन रोलर हैं। उसके बाद ये 6 और 7 नंबर हैं, ये ऑक्सीलेटर रोलर्स हैं, इनको वाइब्रेटर भी कहते हैं। ये अपने स्थान पे एक से दूसरे स्थान पे भी घूमते हैं। इसके बाद आते हैं ऑक्सीलेटेड रोलर्स। ये रोलर्स जो होते हैं ये ऑक्सीलेटन के सिद्धांत पे यानी कि दाएं बाएं घूमना ये काम करते हैं। इसके कारण जो घोस्ट इमेज वाली प्रॉब्लम होती है इंक की वो दूर हो जाती है। और दूसरा डक्ट रोलर से जो पट्टियाँ बनती हैं, जो स्ट्रिप्स बनती हैं रोलर के ऊपर, वो स्ट्रिप्स भी ये बराबर कर देता है। इसके बाद जो लास्ट रोलर है वो राइडर रोलर है। राइडर रोलर मेटल के बने हुए होते हैं।
आप ये देखें कि 5 नंबर में एक ऊपर 4 नंबर का रोलर लगा हुआ है, वो राइडर रोलर है। ये राइडर रोलर जो होते हैं ये इनके 2-3 काम होते हैं। सामान्यतः ये स्टील के होते हैं। इनके निम्न काम हैं। पहला, राइडर रोलर नीचे से लगे रोलरों को उछलने से रोकता है, एक तरह से प्रेशर रखता है उनके ऊपर। ये स्याही के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। राइडर रोलर ब्लैंकेट और प्लेट सिलेंडर से निकली हुई धूल व कागज़ के रेशे आदि को अपनी सतह पर जमा करता रहता है। ये रोलर घोस्ट यानी कि जो घोस्ट इमेज वाला जो दोष है उसका निराकरण करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका प्लेट इंकिंग रोलर्स। प्लेट इंकिंग रोलर्स जो होते हैं सामान्यतः सिंथेटिक रबर के बने हुए होते हैं, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। ये 4 हैं। इनका रेगुलर जो होता है वो आपको श्योर हार्डनेस, इनकी हार्डनेस चेक करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इनकी एक निश्चित हार्डनेस से ज़्यादा अगर इनकी हार्डनेस हो जाए तो ये सही तरीके से इंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेट पर नहीं कर पाते हैं। इनका कार्य जो होता है प्लेट पे स्याही लगाना होता है। प्लेट रोलरों की तरह डिस्ट्रीब्यूशन रोलर की अपेक्षा इनकी सतह बहुत कोमल होती है। कोमल होने की वजह से इन पर लगी स्याही जो है वो अच्छी तरीके से बाकी सब प्लेट पे पूरी अच्छी तरीके से स्थानांतरित हो जाती है। तो आज का जो ये आपका विषय था, ये जो एक्चुअली विषय है पूरा 308 इंकिंग यूनिट का, ये उसके इंकिंग यूनिट में जो इंकिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर में शामिल रोलर्स हैं उनके ऊपर था। मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।